हम बात करने वाले हैं द अकाउंटेंट के बारे में। ये कहानी है क्रिस्टिन वुल्फ की, जो ऑटिज्म का मरीज है, लेकिन ये उसके लिए कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज है और वो इस चीज का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। लेकिन किसी को इस बात की कोई खबर नहीं कि क्रिस कितना खतरनाक है और उसने बचपन से ही मार्शल आर्ट और गन की प्रैक्टिस की तालीम ली है और वो आर्मी में भी रहा है। कहानी की शुरुआत होती है और हम क्रिस को देखते हैं और क्रिस के माता पिता भी उसे एक डॉक्टर के पास लेकर के आए हैं और ये डॉक्टर ऑटिज्म के लोगों का इलाज करता है। इसलिए वो जैसे ही क्रिस की हालत देखता है वो बताता है कि क्रिस को यहाँ पे मेरे पास आप लोग छोड़ दो, तभी उसका उपचार हो पाएगा। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि मेरा बेटा इतना भी बीमार नहीं है कि मैं उसे अपने आप से दूर कर दूं। क्रिस के पिता मिलिट्री में थे, इसलिए उन्हें लगता है कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है और वो इन चीजों को आराम से ठीक कर सकते हैं और उसके साथ साथ वो अपने बच्चे को दुनिया के लिए तैयार करना चाहते हैं ताकि वो हर चीज का सामना कर सके और कोई भी उसे कमजोर ना समझे। लेकिन क्रिस की माँ को ये बातें पसंद नहीं आती, इसीलिए वो अपने पति से कहती है कि हमें क्रिस को यहीं पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसका पति इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। तभी हम क्रिस को एक पजल बनाता हुआ देखते हैं और पजल का एक टुकड़ा मिस हो जाता है, इसीलिए क्रिस अपना होश खो देता है और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, जिसे देख करके अब सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो इस डॉक्टर की बेटी है और ये भी मानसिक तौर से बीमार है। फिर वो क्रिस के पास आती है और उसे वो पजल ढूंढ करके दे देती है और जैसे ही वो पजल क्रिस को मिलता है वो शांत हो जाता है और अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और हम देखते हैं कि अब क्रिस जवान हो चुका है और वो एक फोरेंसिक अकाउंटेंट बन चुका है और अभी उसके पास एक कपल आते हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। तब क्रिस इन्हें यहाँ पे एक तरीका बताता है जिससे वो अपने बहुत सारे पैसे बचा लेते हैं और उन्हें बहुत ही कम टैक्स भरना पड़ता है और इस चीज को देखने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसीलिए वो क्रिस को अपने घर पे इन्वाइट करते हैं और कहते हैं कि हमारा फार्म बहुत बड़ा है और तुम जो चाहो वहाँ पे कर सकते हो। ज्यादातर लोग वहाँ पे गन की प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और इतना कहने के बाद वो चले जाते हैं। तभी हम रे किंग नाम के एक आदमी को देखते हैं और रे यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी का हेड है और अब यहाँ पे इसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम है मेडिना और मेडिना एक एनालिस्ट है और मेडिना के आंकड़े बहुत ही बेहतरीन है। इसलिए रे उसे कहता है कि तुमने आज से पहले किसी बड़ी जगह पे नौकरी के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, तुम एक बहुत ही अच्छी एनालिस्ट हो। तब मेडिना कहती है कि मुझे छोटी जगहों पे काम करना पसंद था। तब वो उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में पूछता है लेकिन मेडिना कुछ भी नहीं बताती। तब रे उसे उसकी पूरी फाइल दिखाता है कि मेडिना कैसे जेल जा चुकी है और उसने कितने सारे क्राइम्स किए हैं। इसीलिए अब वो धमकाने लगता है यहाँ पे मेडिना को और कहता है कि तुमने एक सरकारी दफ्तर में झूठ बोला है और इसके लिए तुम्हारे ऊपर चार्जेस लग सकते हैं और हमेशा के लिए तुम्हारा करियर खराब हो सकता है। तब इन बातों को सुनने के बाद अब मेडिना उदास होने लगती है। तब रे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो और एक आदमी को ढूंढो जिसे सारे लोग द अकाउंटेंट कहते हैं और वो ज्यादातर क्रिमिनल्स के साथ काम करता है और उनके काले पैसों को वाइट करता है और वो उनके सारे पैसों का ट्रैक रखने में भी उनकी मदद करता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस आदमी को ढूंढो और तुम्हें इसे 1 महीने के अंदर ढूंढना है वरना तुम अपनी नौकरी खो दोगी। तब मेडिना भी इस काम में लग जाती है। तभी हम क्रिस को देखते हैं जो अपने घर पहुंचता है और घर जाने के बाद वो अपने लिए डिनर बनाता है और खाना खाते ही बेडरूम में बहुत ही तेज म्यूजिक चलाता है और एक ब्लिंकिंग लाइट भी चला देता है। फिर वो अपने हाथ में लकड़ी का एक रॉड लेता है और उससे जोर जोर से अपने पैरों को मसाज करने लगता है। तभी कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम देखते हैं कि क्रिस की माँ उसे छोड़ करके चली गई थी क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। तब क्रिस के पिता उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अंत में वो उसे छोड़ करके चली गई। तब इस चीज को देखने के बाद क्रिस बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया लेकिन उसके पिता ने उसे संभाला और अब कहानी फिर से वर्तमान समय में चली आती है और हम क्रिस को देखते हैं उन्हीं बूढ़े लोगों के फार्म में जहाँ पे वो अपनी गन की प्रैक्टिस कर रहा होता है और यहाँ पर उसके निशाने को देखने के बाद हमें पता लगता है कि क्रिस एक बहुत ही खतरनाक स्नाइपर है। लेकिन अब प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ से क्रिस निकल जाता है और वो एक खुफिया जगह पे जाता है जहाँ पे वो अपनी बंदूक को रखता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बंदूक हैं और उसके साथ साथ बहुत ही महंगी महंगी पेंटिंग्स और यहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं, वो भी अलग अलग देशों की करेंसी में और यहाँ पे बहुत ही खतरनाक बंदूकें भी हैं। फिर सब कुछ रखने के बाद अब क्रिस अपने घर चला जाता है। तब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता लगता है कि क्रिस जेल में था और जेल में उसकी मुलाकात हुई फ्रांसिस नाम के एक आदमी से जो एक बहुत ही बेहतरीन अकाउंटेंट था और वो सारे के सारे क्रिमिनल्स के पैसों को हैंडल करता था जिनके पास बेतादाद पैसे थे। इसीलिए वो क्रिस को सारी चीजें सिखाने लगता है और क्रिस का दिमाग बहुत ही तेज है, इसीलिए वो बहुत ही जल्दी इन सारी चीजों को सीख जाता है और कहानी फिर से चली आती है वर्तमान समय में। और यहाँ पे क्रिस को एक औरत का कॉल आता है जो उसे कहती है कि अब कुछ लोगों को तुम पे शक होने लगा है, इसीलिए अब तुम अपने लिए नॉर्मल क्लाइंट्स चुनो ताकि किसी को भी तुम पे शक ना हो। तब क्रिस कहता है कि वो इस चीज का ध्यान रखेगा और अब वो पहुंचता है अपने अगले क्लाइंट के पास और इन क्लाइंट्स का रोबोटिक प्रोस्थेटिक की कंपनी है लेकिन उन्हें लग रहा है कि कोई उनके पैसों में घपला कर रहा है और वो बहुत दिनों से कर रहा है, इसीलिए वो लोग इस चीज का पता लगाना चाहते हैं और क्रिस भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता
जाता है और कहता है कि मैं कल सुबह से काम शुरू कर दूंगा। तभी हम मेडिना को देखते हैं जो क्रिस को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। लेकिन यहाँ पे उसके पास कुछ तस्वीरें हैं, इसीलिए अब उन्हें भेजती है फेस मैपिंग के लिए, ताकि वो हर जगह पे पता लगा सके कि क्रिस कहाँ कहाँ पे नजर आया है। तभी हम ब्रैक्स नाम के एक हिटमैन को देखते हैं और वो एक आदमी को धमका रहा होता है क्योंकि आदमी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। फिर वो इस आदमी को टॉर्चर करता है और अपनी शर्त मानने पे मजबूर कर देता है और इससे हमें पता लगता है कि आदमी कितना खतरनाक है। इस आदमी का नाम है ब्रैक्स। तभी हम क्रिस को देखते हैं जो अगली सुबह उसी कंपनी में पहुंचता है जहाँ पे उसे काम करना है। तब वो वहाँ पे एक महिला को देखता है जो सो रही होती है। तब वो उसे जगाता है। फिर वो बताती है कि उसका नाम है डाना और वो इस कंपनी के अकाउंटेंट है और उसने ही सबसे पहले इस चीज को देखा था कि कोई ना कोई इनके पैसों के साथ घपला कर रहा है, लेकिन वो इन चीजों को पता नहीं लगा पाई। और डाना को यहाँ पे उम्मीद था कि वो क्रिस के साथ काम करेगी, लेकिन क्रिस कहता है कि वो अकेला ही काम करता है, इसीलिए डाना यहाँ से चली जाती है। तभी हम मेडिना को देखते हैं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई होती है। तभी उसे होमलैंड सिक्योरिटी से कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि हमने जब उस आदमी की फेस मैपिंग की तब हमें एक वीडियो मिली जिसमें ऑडियो भी है और उस आदमी ने यहाँ पे कुछ लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारा है, इसीलिए मेडिना को वो क्लिप मिल जाती है। तभी हम क्रिस को देखते हैं जो लंच कर रहा है, लेकिन अब डाना भी यहाँ पे होती है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है। तब क्रिस भी उससे बात करने लगता है और उसे डाना अच्छी लगने लगती है, लेकिन अब क्रिस अपना काम करना शुरू कर देता है और वो पूरे के पूरे ऑफिस में अपना कैलकुलेशन करने लगता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। और दूसरी तरफ हम मेडिना को देखते हैं जो अब क्रिस के ऑडियो को मैच करवाने की कोशिश कर रही है ताकि उसे पता लग सके कि क्रिस कौन है। और वहाँ पर जब वो क्रिस की आवाज सुनती है तब उसे पता लगता है कि ये नर्सरी राइम्स पढ़ता है और इससे उसे पता लग जाता है कि इस आदमी को ऑटिज्म की बीमारी है। तभी हम क्रिस को देखते हैं जिसने पता लगा लिया है और अब वो डाना को पूरी बात बताता है कि कोई आदमी इस कंपनी से पैसे चुरा रहा है और वो एक ऐसे कंपनी के नाम पर ट्रांसफर कर रहा है जिस कंपनी का कोई भी वजूद नहीं है और उसने अब तक 61 मिलियन डॉलर्स चुराए हैं। तभी यहाँ पर इस कंपनी की एक शेयर होल्डर आती है और क्रिस उसे पूरी बात बताता है। तब वो कहती है कि ये काम कौन कर रहा है। तब क्रिस कहता है कि मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए होगा, लेकिन मैं उसका नाम पता लगा लूंगा। तभी हम ब्रैक्स को देखते हैं और ब्रैक्स जाता है इस कंपनी के एक शेयर होल्डर के पास और उसे जबरदस्ती इंसुलिन का इंजेक्शन लेने पर मजबूर कर देता है ताकि उसकी मौत के बाद सबको लगे कि ये एक हादसा था। और ब्रैक्स यहाँ पे इस आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने इंसुलिन का एक्स्ट्रा डोज लिया तब तुम मरोगे, तब तुम्हारी पत्नी को बहुत सारे पैसे मिलेंगे तुम्हारे इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन अगर तुमने इंजेक्शन नहीं लिया और तुम्हें मैंने मारा फिर तुम्हारी पत्नी को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आदमी इंजेक्शन लेकर के मर जाता है। तभी सुबह सुबह अब क्रिस पहुंचता है ऑफिस। तब वो देखता है कि कोई उसके सारे के सारे कैलकुलेशन की सफाई कर रहा है, इसीलिए वो गुस्सा हो जाता है। तभी यहाँ पे इस कंपनी का एक और शेयर होल्डर आता है जिसका नाम है लमार और वो क्रिस से कहता है कि अब हमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी क्योंकि मेरे एक दोस्त ने सुसाइड कर लिया और मुझे लगता है कि वही इन पैसों का घपला कर रहा था और उसने गिल्ट में आकर के सुसाइड किया है, इसीलिए तुम अपनी फीस लो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन क्रिस जिस भी काम को शुरू करता है वो उसे खत्म भी करना चाहता है, इसलिए वो लमार को बार बार कहता है कि वो इस काम को पूरा करना चाहता है, लेकिन लमार उसकी एक नहीं सुनता। तब क्रिस यहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर से वो अपने घर पे म्यूजिक चलाता है और अपने आप को उस रॉड से टॉर्चर करने लगता है और देखते ही देखते उस रॉड को तोड़ देता है। लेकिन अगली सुबह वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है एक गाड़ी उसका पीछा करने लगती है और क्रिस जाकर के उसी फार्म में पहुंचता है जहाँ पे वो गन की प्रैक्टिस करता है। लेकिन अब यहाँ से कहानी जाती है फिर से फ्लैशबैक में और हम क्रिस और उसके भाई को देखते हैं और ये दोनों मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और हमें पता लगता है कि इनके पिता इन्हें ऐसे ही ट्रेनिंग दिलवाया करते थे, वो भी सबसे बेहतरीन टीचर से, और वो चाहते थे कि वो टीचर से भी बेहतर बने। तभी कहानी आती है वर्तमान समय में और हम उन दोनों बूढ़े लोगों को देखते हैं, लेकिन अब उनके घर में 2 गुंडे आ गए हैं और उन लोगों ने इन्हें बंधक बना रखा है। इसलिए वो महिला को कहते हैं कि बाहर जाओ और बाहर जाकर के क्रिस को अंदर बुलाओ ताकि हम उसे मार सके। तब वो महिला बाहर आती है, लेकिन क्रिस इन सारी चीजों को देख रहा था, इसीलिए जो आदमी इस महिला को बाहर लेकर के आ रहा था क्रिस उसका काम तमाम कर देता है। इसीलिए दूसरा आदमी भड़क जाता है। फिर वो इन दोनों को गाड़ी में बैठाता है और गाड़ी लेकर के भागने लगता है, लेकिन क्रिस अब गाड़ी पे गोली चलाता है और जल्दी उस आदमी को पकड़ लेता है। फिर उसे टॉर्चर करता है और पूछता है कि बताओ मुझे मारने के लिए किसने भेजा है। तब वो कहता है कि मुझे पता नहीं, मुझे बस तुम्हारा और डेना का नाम मिला था और मुझे तुम दोनों को मारना था। तब इस बात को सुनते ही क्रिस इस आदमी को मार देता है और निकल पड़ता है डेना को बचाने के लिए। तभी हम डेना को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में जा रही है, लेकिन अब यहाँ पे चारों तरफ लोग भर चुके हैं और वो उसे मारना चाहते हैं, लेकिन अब क्रिस भी यहाँ पे आ चुका है, इसलिए वो धीरे धीरे करके सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। तभी एक आदमी डेना पे हमला करता है, लेकिन डेना उसे मार करके जा करके वॉशरूम में छुप जाती है। फिर वो आदमी अब डेना को मारता उससे पहले यहाँ पे क्रिस आ जाता है और वो एक एक करके इन सबको मारने लगता है। फिर देखते ही देखते वो सबका खात्मा करता है और डेना को कहता है कि मेरे साथ चलो। फिर वो डेना को लेकर के पहुंचता है अपने अड्डे पे जहाँ पे उसने अपनी सारी चीजें रखी हुई है। तब डेना इन सारी चीजों को देख करके चौंक जाती है और वो समझ नहीं पाती है कि एक अकाउंटेंट के पास इतने सारे पैसे और इतना सारा हथियार कहाँ से आया, क्योंकि उसे पता नहीं है कि ये दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल्स के लिए काम करता है। लेकिन इन सबको देखने के बाद अब डेना को इस बात का आभास हो जाता है कि क्रिस एक ट्रेंड आदमी है। तभी हम मेडिना को देखते हैं जिसे लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स का कॉल आता है और वो इस बात
बात की पुष्टि कर देते हैं कि यह आदमी मानसिक तौर से ग्रसित है। तभी हम क्रिस को देखते हैं जो डेना को लेकर के जाता है होटल में। तब डेना उससे बात करती है और कहती है कि तुमने ट्रेनिंग कैसे ली। फिर वो बताता है कि उसके पिता ने उसे बचपन से ही ट्रेनिंग दिलवाई ताकि वो अपने आप को बचा सके, लेकिन क्रिस ऑटिज्म का मरीज है, इसीलिए वो अपने आप को सोशलाइज नहीं कर पाता है। तब इन बातों को सुनने के बाद डेना भी अपनी इमोशनल कहानी बताना शुरू करती है और ये दोनों करीब आने लगते हैं। तब डेना यहाँ पे क्रिस को किस करने वाली होती है, लेकिन क्रिस उठ जाता है और वो कंपनी के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि जिसने भी कंपनी से सारे पैसों का घपला किया उसने फिर उन्हीं पैसों से कंपनी के शेयर खरीद लिए, जिससे कंपनी प्रॉफिट में आने लगी और ये एक तरीका था ब्लैक पैसों को व्हाइट करने का। इसीलिए अब क्रिस एक शेयर होल्डर के घर पे जाने लगता है। तभी वो यहाँ पे ब्रैक्स को देखता है, इसीलिए वो उसका पीछा करता है, लेकिन ब्रैक्स उस पर गोली चलाता है और यहाँ से भाग जाता है। तब क्रिस जाता है उस शेयर होल्डर के घर पे और उसे पता लगता है कि इसे किसी ने गोली मार दी है। तभी हम मेडिना को देखते हैं जो IRS के ऑफिस में है और वो बहुत दिनों से क्रिस को ढूंढने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर अब उसे क्रिस का नाम पता लग जाता है। लेकिन क्रिस ने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बहुत ही छोटी रखी है और वो छोटी छोटी कंपनियों के लिए काम करता है जिनसे वो थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बनाता है, लेकिन जितना वो प्रॉफिट बनाता है उससे ज्यादा पैसे वो डोनेट करता है और वो पैसे ऐसी संस्था को देता है जहाँ पे मानसिक तौर से बीमार बच्चे हैं। इसीलिए मेडिना इन सारी की सारी जानकारियों को लेकर के पहुँचती है रे के पास। तभी हम क्रिस को देखते हैं जो पहुँचता है डेना के पास। तब डेना सो रही होती है। तब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम क्रिस और उसके भाई को देखते हैं और इनके पिता इन्हें उन बच्चों को मारने के लिए कहते हैं जो कभी इन्हें बुली किया करते थे। इसीलिए दोनों भाई उन बच्चों को बहुत ही बेरहमी से पीटते हैं और कहानी फिर से आ जाती है वर्तमान समय में और क्रिस सोच लेता है कि अगर वो डेना के साथ रहा तब वो भी खतरे में होगी। इसीलिए क्रिस अब डेना को छोड़ करके निकल जाता है। तभी रे FBI वालों को लेकर के पहुंचता है क्रिस के घर पे और उसे वहाँ पे बहुत सारे हथियार मिलते हैं और कुछ ऐसे भी हथियार होते हैं जिन्हें देखने के बाद ये लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं और इन्हें यहाँ पे हर जगह कैमराज मिलते हैं जिसे देख करके ये लोग समझ जाते हैं कि ये वही आदमी है जिसे ये लोग ढूंढ रहे थे। तभी हम लमार को देखते हैं और लमार के पास ब्रैक्स आता है और हमें पता लगता है कि अब तक जितने भी शेयर होल्डर्स मरे हैं उन सबको लमार ने मरवाया है ताकि वो इस कंपनी का पूरा मालिक बन जाए। तभी हम रे को देखते हैं और रे अब सारे लोगों को बाहर भेज देता है और अंदर सिर्फ मेडिना और रे होते हैं। तब रे मेडिना के बारे में पूछता है कि तुमने इतने सारे लोगों को क्यों मारा था। तब वो बताती है कि वहाँ का एक आदमी मेरे बहन को ड्रग्स बेचने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे मारा और फिर मुझे जेल भी जाना पड़ा। फिर वो पूछती है कि तुम अकाउंटेंट के पीछे क्यों लगे हो। फिर रे पूरी बात बताता है कि जहाँ की वीडियो फुटेज तुम्हारे पास है जहाँ पे अकाउंटेंट ने 9 लोगों को मारा था, मैं भी उस जगह पे था और उन सबको मारने के बाद उसने मेरे ऊपर बंदूक तान दिया और मुझसे पूछा कि क्या मैं एक अच्छा पिता हूँ। तब मैंने हाँ कहा और इस बात को सुनते ही उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया और इस हादसे से मैं टूट गया, इसीलिए मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा था। तभी मुझे एक महिला का कॉल आया और वो मुझे बड़े बड़े क्रिमिनल्स के बारे में बताने लगी। फिर मैं एक के बाद एक केसेस को ऐसे ही सोल्व करता गया और ये वही महिला होती है जो क्रिस से बात करती है। इसीलिए अब रे कैसे भी अकाउंटेंट के बारे में पता लगाना चाहता था, इसलिए वो सारे के सारे डॉट्स को मिलाने लगा। तब उसे फ्रांसिस नाम के एक आदमी के बारे में पता लगा जो कुछ खतरनाक लोगों के लिए काम करता था और उसके पास उन लोगों की बहुत सारी जानकारियां थी। इसीलिए फ्रांसिस जैसे ही जेल से बाहर निकला वो लोग उसे टॉर्चर करने लगे और उसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया और जेल में जैसे ही क्रिस को ये बात पता लगी क्रिस जेल से भाग गया और उसके बाद उसने जाकर के उन 9 लोगों को मार दिया। वो वही लोग थे जिसने फ्रांसिस को मारा था। तब इन बातों को सुनने के बाद मेडिना पूछती है कि आखिर वो जेल में क्यों था। तब रे बताता है कि क्रिस भी आर्मी में हुआ करता था, लेकिन जैसे ही उसकी माँ की डेथ हुई वो अपने पिता के साथ वहाँ पे आया। तब उसके सौतेले पिता ने उसे वहाँ से भगाने की कोशिश की और इस चीज को देखने के बाद क्रिस ने अपना आपा खो दिया, इसीलिए वो यहाँ के लोगों को मारने लगा। तब एक गार्ड ने यहाँ पे क्रिस पे गोली चलाई, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए उसके पिता ने उस गोली को अपने छाती पे खा लिया और उनकी वहीं पे मौत हो गई। लेकिन इन सब के लिए क्रिस को जेल भेज दिया गया। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद यहाँ पे मेडिना कहती है कि तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो। तब रे कहता है क्योंकि मैं जल्दी ही रिटायर होने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे रिटायरमेंट के बाद उस औरत से तुम बात करो जो मुझे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन देती है। और अभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ का फोन बजता है और मेडिना उस कॉल को उठाती है। तब उसे उसी औरत की आवाज सुनने को मिलती है और वो औरत उसे रोबोटिक कंपनी के बारे में सारी जानकारियां देती है कि वो लोग कितना सारा घपला कर रहे हैं और अब मेडिना वहाँ पे रेड करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हम क्रिस को देखते हैं जो पहुंचता है लमार के घर पे, लेकिन ब्रैक्स भी यहीं पे है और उसके सारे आदमी। इसलिए अब क्रिस एक एक करके उन्हें मारने लगता है और ये लोग भी क्रिस पे हमला करते हैं, लेकिन क्रिस को पकड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो सबको एक एक करके मौत के घाट उतारने लगता है। लोग इसके पीछे आते जाते हैं और वो बड़े ही चालाकी से उनका खात्मा करने लगता है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद अब ब्रैक्स परेशान होने लगता है, लेकिन अब क्रिस घर के अंदर आ चुका है और वो एक एक करके सबको मार रहा है। तभी ब्रैक्स यहाँ पे पहली बार क्रिस की शक्ल देखता है और वो उसे नर्सरी राइम्स भी पढ़ता हुआ सुनता है और इन चीजों को देखने के बाद ब्रैक्स समझ जाता है कि क्रिस उसका भाई है और हमें पता लगता है कि ये दोनों भाई हैं। इसीलिए अब ब्रैक्स बाहर आता है और अपने सारे आदमियों को रुकने के लिए कहता है, लेकिन जब एक आदमी नहीं रुकता तब ब्रैक्स अपने ही आदमी को मार देता है और वो जाता है क्रिस के पास और उस पर गुस्सा करने लगता है कि पिछले 10 साल से वो अपने भाई से मिलने नहीं आया। और अब देखते ही देखते
ब्रैक्स गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे वजह से हमारे पिता की मौत हुई, और इतना कहने के बाद वो अपने भाई को मारने लगता है। तब क्रिस भी उसे अपने आप को मारने देता है ताकि उसका गुस्सा बाहर निकल जाए, लेकिन एक वक्त के बाद उसे शांत करने के लिए अब क्रिस उसे भी पीटता है और वो शांत होकर के नीचे बैठ जाता है और क्रिस के बारे में सारी चीजें पूछने लगता है। तभी यहाँ पे लमार आता है और वो ब्रैक्स को डांटने लगता है और कहता है कि तुमने अभी तक इसे खत्म क्यों नहीं किया। तब इस बात को सुनते ही क्रिस अपनी बंदूक उठाता है और वो लमार का काम तमाम कर देता है और ब्रैक्स को कहता है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे पीछे दुनिया के सबसे खतरनाक लोग लगे हैं, इसलिए मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी भी खतरे में फंसो। तब इस बात को सुनकर के ब्रैक्स कहता है कि मैं खतरे में, तुम्हें पता नहीं है, मैं खुद एक खतरा हूँ। तब अब क्रिस यहाँ से जाने लगता है। तब ब्रैक्स कहता है कि अगर मुझे तुम्हें ढूंढना हो तब मैं कैसे ढूंढूंगा। तब क्रिस कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढूंगा, और इतना कहने के बाद वो निकल जाता है। तभी हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पे मानसिक तौर पे बीमार बच्चों का इलाज किया जाता है और यहीं पे एक नया बच्चा आया है और उसे भी ऑटिज्म की बीमारी है और उसके माता पिता उसे यहाँ पे लेकर के आए हैं। तब वो बच्चा एक कमरे में जाता है और उसे वहाँ पे एक लड़की नजर आती है जिसका नाम है जस्टिन, और जस्टिन वही बच्ची है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिसने क्रिस को वो पजल उठा करके दिया था, और ये वही संस्थान है जहाँ पे क्रिस अपने सारे के सारे पैसे डोनेट करता है। तभी हम जस्टिन के पिता को देखते हैं जो जस्टिन के बारे में बताते हैं कि वो बोल नहीं सकती लेकिन उसका दिमाग बहुत ही तेज है, इसीलिए एक मशीन उसके लिए बातें करता है जिसे वो कंप्यूटर से कमांड देती है, और हमें पता लगता है कि जस्टिन वही लड़की है जिससे क्रिस बात करता है और जस्टिन ही सारी की सारी जानकारियां रे को देती है। तभी हम डेना को देखते हैं और अब डेना को एक कुरियर मिलता है और उसके अंदर एक बहुत ही महंगी पेंटिंग होती है। ये वही पेंटिंग है जिसे डेना ने क्रिस के पास देखा था और डेना को ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, इसीलिए क्रिस ने